नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल पर। मैं पिन जायसवाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की कड़ी में ये श्रृंखला जो चल रही है, ये अब लगभग लगभग मध्य में पहुंच चुकी है। अभी तक हमने जो पिछली क्लासेस के अंतर्गत चर्चा किया है, हमने प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा किया, साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एरा, फिर धार्मिक आंदोलन में भागवत और साथ साथ वैष्णव, उसके साथ साथ आपके शैव धर्म के बारे में चर्चा किया, बुद्ध और जैन धर्म के बारे में चर्चा किया। फिर हमने महाजनपद काल पे चर्चा करते हुए मगध का उत्कर्ष देखा और मगध के 3 वंशों के बारे में चर्चा की। मगध के जो 3 वंश हुआ करते थे वो कौन कौन से वंश हुआ करते थे? वो थे आपके एक हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश हुआ करते थे, राइट ना। चलिए, उसके बाद हमने मौर्य काल पर चर्चा किया और अब आज से जो शुरुआत हो रही है वो उत्तर मौर्य काल के, ठीक है, उत्तर मौर्य काल से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और सारे ढेर सारे वंशों पर चर्चा करेंगे। कुषाण वंश, इन सब पर क्या करेंगे? एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी साथी सेशन पे नए जुड़े हैं, पिछले भी सेशन पर आपको प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सारे सेशन एक एक करके देख लीजिए। और एक दावा है कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और एमसीक्यू इसके साथ साथ जो एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, एमसीक्यू कहीं अलग से नहीं करवाए जा रहे हैं, इसी सेशन के अंदर, इसी सेशन के में आधे सेशन के जस्ट बाद क्या है, 30-35 एमसीक्यू डेली करवाए जा रहे हैं। तो आप उस एमसीक्यू को कर लेंगे तो हमें लग रहा कोई भी, चाहे वो आपका पीएससी हो, आरओ हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, कहीं बाहर इससे जाने वाला नहीं है। इससे बाहर कहीं कुछ भी जाने वाला नहीं है, सब यही मिलेगा, सब यही मिलेगा। तो चलिए अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल में जो कुछ वंश हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हुआ करते थे बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके किसने हत्या करी थी? तो उसके अमात्य हुआ करता था, उसका सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। जिसका नाम क्या हुआ करता था? जिसका नाम हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? एक नए वंश, शुंग वंश की स्थापना किया था, जो कि ब्राह्मण धर्म हुआ करता है। एक नए वंश, शुंग वंश की स्थापना किया था, जो कि एक ब्राह्मण धर्म हुआ करता था। आइए तो शुंग वंश पर चर्चा करें। शुंग वंश पर हम लोग क्या है चर्चा करें। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तरी भारत में मुख्यतः देखा जाए तो विदेशी आक्रमणकारियों ने, साथ ही साथ दक्षिण में स्थानीय राजवंशों ने इसका फायदा उठाया, साथ ही साथ छोटे छोटे राज्यों ने क्या है उसका फायदा उठाया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी हमने आपको बताया कि सर मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ करता था बृहदत्त। और बृहदत्त ने क्या किया? बृहदत्त की हत्या की किसने? बृहदत्त की हत्या की किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की और उसके पश्चात शुंग वंश की क्या की स्थापना हुई? शुंग वंश की स्थापना 183 बीसी में हो रही है। 183 बीसी, कुछ किताबें 185 बीसी लिखती हैं, तो इतना बड़ा इसमें डिफर नहीं है। तो इस वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? पुष्यमित्र शुंग इस वंश का क्या हुआ करता था? संस्थापक। ये शुंगों का भारत है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। शुंग एम्पायर इतनी दूर में फैला हुआ करता था, ठीक है, शुंग एम्पायर ये फैला हुआ करता था। नीचे सातवाहन का उदय हो रहा है, नीचे पांड्य राज्य, इधर चोल हुआ करते हैं, इधर चोल हुआ करते थे। अमरावती का बहुत बड़ा, सातवाहन काल में अमरावती का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कुछ ग्रीक बैक्टीरिया वंश हुआ करते थे जो हिंद यमन आक्रमणकारी थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी हम क्या है चर्चा करेंगे। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था। और ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया था या शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के बाद भी क्या कहलाए? सेनापति कहलाए। हमने आपको बताया ना कि मौर्य वंश में के शासक बृहदत्त के सेनापति हुआ करते थे, इसलिए सेनापति कहलाए। मूलतः अगर देखा जाए शुंग कहाँ के निवासी थे? शुंग मूलतः उज्जैन के निवासी हुआ करते थे। अब अगर हम बात करते हैं शुंग वंश के बारे में, हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो शुंग वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक जो स्रोत हुआ करते हैं वो क्या है? वो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। उसके साथ साथ हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है। क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, आरओ में, वनडे में भी, कि वेशनगर
अभिलेख जो हेलियोडोरस का देशनागढ़ लेख का है वो कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में भैया बताओ जरा कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो कहाँ स्थित है। उसके साथ साथ हर्षेद के माध्यम से, साहित्यिक स्रोत में हर्षेद के माध्यम से, मालविकाग्नि मित्रम के माध्यम से। हर्षेद किसकी रचना? हर्षेद बाणभट्ट की रचना है। कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम है। मेरुतुंग की थेरावली के माध्यम से भी पता चलती है, मनुस्मृति के माध्यम से भी पता चलता है। इन सब के माध्यम से शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? शुंग हुआ करता था। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ करता था, यवनों का। तो इसके शासन काल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है, इसके शासन काल में यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ था। मरणोत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण ट्रेमेटियस यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ट्रेमेटियस के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह केवल ब्यास नदी तक आया था और पूर्वी भारत की विजय इसके सेनापति मीनांडर ने किया था। मीनांडर, आगे हम मीनांडर पर भी चर्चा करेंगे इसके। लेकिन ये आया किसके शासन काल में था? ये ट्रेमेटियस आया किसके शासन काल में था? तो आया किसके शासन काल में हुआ करता था? ये पुष्यमित्र शुंग। उस समय उत्तर भारत का कंट्रोल किसके हाथ में था? पुष्यमित्र शुंग के हाथ में हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया, बौद्ध द्रोही कहा गया। ठीक है, बौद्ध द्रोही क्यों कहा गया आगे बताते हैं। हमने आपको बताया प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था, यवनों का आक्रमण हुआ था, और यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और उसकी जानकारी क्या है? इसकी जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख के माध्यम से मिलती है। और धनदेव कौन हुआ करता था? तो पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल हुआ करता था धनदेव। राइट। अब अगर हम पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति की बात करते हैं तो धार्मिक उसकी सहिष्णुता वाली हुआ करती थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथ उसे क्या बताते हैं? बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्धों का शत्रु बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ उसे क्या बताते हैं? बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्धों का क्या बताते हैं? शत्रु बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ उल्लेख करते हैं कि इसने पाटलिपुत्र स्थित कुकटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का क्या किया था? असफल प्रयास किया था। उसके बाद वो साकल पहुंचता है, और साकल पहुंच करके उसने घोषणा कर दी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा मैं उसे 100 दिनार दे दूंगा। दिनार क्या थी? स्वर्ण मुद्रा हुआ करती। लेकिन ये तो बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इतना ज्यादा ऐश्वर्य होता तो बताइए क्या सांची या भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण संभव हो पाता? सांची और भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाएगा, भरहूत स्तूप का क्या निर्माण करवाएगा? अब ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? पुष्यमित्र शुंग के समय में ही सांची के स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था। तो ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये थोड़ा विरोधाभास प्रतीत होती है। इसके लेकर के अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। तो ध्यान दीजिएगा, पतंजलि क्या है? कौन है? पतंजलि जो हुआ करते थे, पतंजलि ये इन्होंने कहा महाभाष्य की रचना की, और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पुरोहित हुआ करते थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की। अब हमने एक और नाम किया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। अब जरा कमेंट करके बताइए, क्योंकि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है। अब जरा कमेंट करके हमें बताइए कि सर पाणिनि किसके दरबार से संलग्न थे या किसके समकालीन थे? ये जरा आप हमें बताइए। कमेंट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, जो आ रहा है बिल्कुल करिए कमेंट, ताकि हम अगले सेशन में आपको उसको रीड करके आपको हम बता पाए। चलिए, पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि हुआ करते थे, जो बताया संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ की क्या हुआ करती थी? ये व्याख्या हुआ करती थी। ये क्या हुआ करते थे? व्याख्या हुआ करती थी। शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी, इसलिए हमने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत जो है वो मनुस्मृति भी है। साहित्यिक स्रोत जो है वो क्या है? मनुस्मृति भी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे, हम बता चुके हैं आपको। पुष्यमित्र शुंग ने सांची और बृहदूतों के स्तूपों का विस्तार एवं अलंकरण करवाए, ये भी बता चुके हैं हम। चलिए अगले शासक पर आते हैं। अगले शासक पर आप बताते हैं। ठीक है, अगला शासक इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है पीडीएफ में, हम बताते हैं अग्निमित्र। तो अग्निमित्र पुष्यमित्र के बाद कौन बना?
पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र के बाद कौन बन रहा है? तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र क्या बन रहा है? ये शासक बना। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम के अनुसार, कालिदास की जो रचना है ना वो मालविकाग्निमित्रम है। मालविकाग्निमित्रम में जिस कैरेक्टर का उल्लेख किया गया वो यही अग्निमित्र है, वो यही अग्निमित्र है। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने क्या किया था? अग्निमित्र का जो पुत्र हुआ करता था वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया था। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? यही अग्निमित्र है। इसके बाद इस वंश का जो 9वां शासक बनता है, इस वंश का 9वां शासक बनता है भागभद्र। भागभद्र, तो इस वंश का ये 9वां शासक है। और इसी भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक, तक्षशिला का यूनानी शासक एंटियालकिल्डस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर बागभद्र के दरबार में भेजा था। उसकी जानकारी हमारे से कहां पता चलती है? इसकी जानकारी हमें बेस नगर अभिलेख में इसकी जानकारी हमें पता चलती है। इसकी जानकारी हमें कहां से पता चलती है? इसकी जानकारी हमें बेस नगर अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होती है। हेलियोडोरस यहां आकर के भागवत धर्म से प्रभावित होता है और भागवत धर्म से प्रभावित होकर के या भागवत से प्रभावित होकर के उसने भागवत धर्म को अपना लिया था और भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की भागवत ने स्थापना की थी। और अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि गरुड़ ध्वज की स्थापना कहां पर की थी? बेसनगर अभिलेख, ये कहां से है? ये विदिशा में स्थित है। विदिशा कहां है? एमपी में। तो विदिशा में इसने एक विष्णु मंदिर बनवाई, साथ ही साथ गरुड़ ध्वज का इसने क्या किया? स्थापना भी किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत हुआ करता था। उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में 73 एडी में 73 बीसी में, ठीक है, हत्या कर दी जाती है। देवभूत की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या उसके अमात्य ने ही किए थे। अमात्य जिसका नाम क्या हुआ करता था? वासुदेव ने। अमात्य उसकी वासुदेव ने की। और शुंग वंश के स्थान पर एक नए वंश कर्ण वंश की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। तो अगला आ जाता है कर्ण वंश। अगला है कर्ण वंश। शुंग काल में संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ और इसी काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की क्या हुई थी? रचना हुई थी। एक हमने आपको बताया सांची और भरभूत स्तूप। तो सांची स्तूप कहां पर है? एमपी के कहां पर है? कमेंट करके बताइए। एमपी में कहा? दोनों कमेंट करके बताइएगा। एक सांची स्तूप कमेंट करके बताइए कहां पर लोकेशन पूछा गया है, और एक भरभूत स्तूप बताइएगा कहां पर है। ठीक है, भरभूत स्तूप कहां? ये आपको कमेंट करके आपको क्या है यहाँ पर आपको बताना है। कमेंट करके क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किस पर? कर्ण वंश पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं कर्ण वंश पर। राइट, कोई समस्या? आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कर्ण वंश पर चर्चा करते हैं। कर्ण वंश का हमने हम बताया कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था। तो कर्ण वंश के संस्थापक जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वासुदेव हुआ करते थे। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ करता था। इसमें कुल 4 शासक हुए हैं। इसमें क्या है? कुल 4 शासक हुए हैं। इसमें पुराणों के अनुसार में कर्ण वंश के शासकों को शुंग वृत्त के नाम से जाना जाता है और कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। अंतिम राजा इसके कौन हुआ करते थे? अंतिम राजा इसके सुमुख हुआ करते थे। सुशर्मा हुआ करते थे। और इस सुशर्मा के जो अमात्य थे सिमुख, तो सिमुख ने इसकी हत्या कर दी और इस वंश के स्थान पर, ठीक है, सिमुख ने क्या किया? इस वंश के स्थान पर एक नए वंश शातवाहन वंश की स्थापना की। ये 73 बीसी से लेकर के 30 बीसी के आसपास में क्या है? शासन। ठीक है, बस कर्ण वंश में आप सोच रहे हो सिर्फ कुछ और पॉइंट, कोई और पॉइंट नहीं, बस इतना ही पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। बस शासक जानो, पूछ लेगा वासुदेव किस वंश से है? कर्ण वंश से। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है और बहुत महत्वपूर्ण वंश कौन सा? सातवाहन वंश। ये राज्य क्षेत्र हुआ करता था। प्रतिष्ठान अमरावती, ये 2 बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो हुआ करता था सिमुख था, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की।
राजधानी देखा जाए तो इसकी सातवाहन वंश की राजधानी जो हुआ करती थी, राजधानी एक इनकी हुआ करते थे प्रतिष्ठान। देखो ऊपर लिखा है यहाँ पे क्या है, प्रतिष्ठान। ये देखिए ये राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान हुआ करते थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी धानकटक या क्या है, धानकटक या अमरावती हुआ करते थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी, इनकी प्रारंभिक राजधानी देखा जाए तो इनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी कौन सी, धानकटक या कह सकते हैं अमरावती। धानकटक या क्या कह सकते हैं, अमरावती। सातवाहनों का मूल क्षेत्र देखा जाए तो ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा हुआ करता था, बाद में आंध्र प्रदेश में बस गए और यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण इन्हें आंध्रभृत्य के नाम से जाना गया। तो पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहा जाता है। किस धर्म का पालन करते थे, तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। किस वंश का पालन, ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इतने ब्राह्मणों में आंध्रों को दस्यु जाति भी कहा गया है। सिमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण या कान्हा शासक बना। कान्हा क्या है, शासक बना। ठीक है, इसमें ढेर सारे शासक होते हैं। इसके बाद कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना, सातकर्णी शासक बना। और इनकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो वायु पुराण के माध्यम से क्या है, इनकी एक विस्तृत सूची क्या होती है, इस वंश की एक विस्तृत सूची जो प्राप्त होती है वो वायु पुराण के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इस वंश का जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था वो था सातकर्णी। तो इस वंश का ये पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था, एक महान शासक था। इस सातकर्णी प्रथम ने क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ इसने क्या करवाया, इसने राजसूय यज्ञ भी करवाया। राजसूय यज्ञ भी इसने करवाया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था, राजसूय यज्ञ कराया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो हुआ करती थी नागनिका, नागनिका का नातना घाट अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें सातकर्णी प्रथम की क्या है, उपलब्धियां बताई गई। इसे दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिणापथ का स्वामी भी इसे कहा जाता था। इसने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति क्या करवाई थी, अंकित करवाई थी। नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को क्या है, महान विजेता और महान शासक बताया गया। मतलब इसकी उपलब्धियों का वर्णन जो है विस्तार में कहां से मिलता है, वो सातकर्णी की प्रथम नागरिकता के नाना घाट शिलालेख से क्या है, प्राप्त होगा। ठीक है ना। और नाना घाट, ये जो नाना घाट अभिलेख है ना, ये आपको बता दिया जाए, ये पहला अभिलेख है, पहला अभिलेख है जिसमें भूमदान की जानकारी मिली, जिसमें भूमदान की जानकारी मिलती, जानकारी क्या है, मिलती है। नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने इन यज्ञों के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को क्या है, ब्राह्मणों को दस्यदान के साथ साथ भूमदान भी दिया है। भूमदान का प्रथम अमरीकी साक्ष्य है। इसने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक राजसूय यज्ञ करवाया था इसने। ठीक है, इस सातकर्णी प्रथम की क्या है, कुछ उपलब्धियां हुआ करती है। सातकर्णी प्रथम के बाद, सातकर्णी प्रथम के समय उसके जो दोनों पुत्र हुआ करते थे वो अल्पवयस्क हुआ करते थे, इसलिए नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन चलाया। और देखा जाए तो नागनिका पहली भारतीय महिला शासक, ठीक है, महिला शासक थे। तो नागनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र सप्तश्री और वेदश्री के नाम से जानी जाएगी, भारतीय महिला शासका के प्रथम भारतीय महिला शासका के रूप में जानी जाती है। इस युग में बीच का टाइम फ्रेज ऐसा है जहां पर हमें सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी बहुत कम प्राप्त होती है। तो इस युग में कुल, जिसे अंधकार का युग कहा जाता है, इस युग में कुल 17 राजा हुए जिसमें हाल क्या हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे जिसमें। तो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद कमजोर सातवाहन राजा हुए जिसमें हाल एक ऐसा था जिसने सातवाहनों की संस्कृति और कला को भरपूर प्रयास किया। हाल जो था वो सातवाहन वंश का 17वां राजा था। ठीक है, 17वां राजा हुआ करता था हाल। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की और उसके दरबार में देखा जाए, इसके दरबार में, ठीक है, इसके देखिए हमने बताया राजा एक विद्वान भी था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। इसके दरबार में गुणाद्य नामक विद्वान निवास करते थे। गुणाद्य क्या है, विद्वान निवास करते थे। इसलिए क्या किए, इन्होंने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना, इन्होंने बृहत कथा की रचना की।
और इसी के समय में क्या है, संस्कृत व्याकरण के लेखक सरवर्मन ने कांत्रक नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। तो सरवर्मन क्या है, सरवर्मन इसके हाल के समकालीन हुआ करते थे। सरवर्मन क्या है, हाल के समकालीन हुआ करते। अगला जो महत्वपूर्ण शासक होगा वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किसने किया, पुनरुद्धार तो गौतमी पुत्र सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया, या कह सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय पे सातवाहन वंश का क्या हो रहा है, पुनरुद्धार पुनरुद्धार हो रहा है। इसकी उपाधियां बहुत सारी, इसकी उपाधियां हैं, ठीक है। इसकी उपाधियां अगर देखा जाए तो इसे आगम निलय के नाम से जाना गया है। आगम निलय निलय का मतलब क्या है, इसको वेदों का आश्रयदाता कहा गया। इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। इसे क्या कहा गया है, इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। इसे वर्ण वर्ण विक्रम चारु विक्रमा के नाम से जाना गया है। इसे पर्वतों का स्वामी भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसे पर्वतों का स्वामी भी कहा। इसने शकों से मालवा और काठवा वाड़ भी छीन लिया था। शकों के क्षयरात वंश के राजा नहपान से गौतमी बुद्ध का भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में नहपान पराजित होता है। तो शकों से उसने मालवा वाड़ और काठियावाड़ भी छीन लिया था। गौतम बुद्ध सातकर्णी ने नहपान के राज्य को अपने आप मिला लिया और इसे क्षयरात्र वंश का विनाशक कहा जाता है। और इसने सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा भी स्थापित किया था, ठीक है। सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को भी स्थापित किया था। कालश्री गौतमी के नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके विजयी घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। तीन समुद्रों का क्या है, पानी पिया था, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, त्रिसमुद्रोपति नाम के नाम से जाना जाता है। इसकी विजय पताका जो थी वो अपराजय हुआ करती थी, ये अपराजय हुआ करती थी, ठीक है। उसके साथ साथ एक गौतमी बुद्ध सातकर्णी में आप एक दो पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि बेड़ा कटक नामक नगर की इसने स्थापना किया था। इसे बेड़ा कटक का स्वामी भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट आता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इसे दक्षिण पतेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसे आंध्र का शासक भी कहा जाता है, आंध्र का शासक भी कहा जाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने नवनगर नामक नगर बसाने के उपलक्ष्य में नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। साथ ही साथ यह 2 बार शक शासक रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ था, लेकिन रुद्रदामन ने इसे मारा नहीं था। इसने क्या किया था, क्योंकि यह शक शासक रुद्रदामन के भाई का दामाद हुआ करता था, इसलिए शक शासकों से पराजित हुआ था लेकिन उसको मारा नहीं गया था। इसने अमरावती के स्तूपों का आकार वर्धन भी इसने कराया था। अगला है यज्ञ श्री सातकर्णी। तो यज्ञ श्री सातकर्णी देखा जाए तो सातवाहनों के अंतिम महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे। सातवाहन वंश के क्या है, अंतिम महत्वपूर्ण या अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इसके सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज और नाव अंकित हुआ करते थे। और इसने क्या किया, शकों को पराजित किया और पुनः अपने पूर्वजों के राज्य को क्या कर लिया था, इसने प्राप्त किया था। इस वंश का देखा जाए अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ हुआ करता था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था, पुलवामी चतुर्थ हुआ करता था, ठीक है। पुलवामी चतुर्थ हुआ करता था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी, जिस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। जिस समय क्या है, जिस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। सातवाहनों द्वारा ब्राह्मण और बौद्धों को भूमदान दिया गया था। यहीं से भूमदान की, तो भूदान की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो भूदान प्रथा की शुरुआत सातवाहनों ने किया। और यही कारण है कि सामंतवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, सामंतवाद का जन्मदाता सातवाहनों को। यहीं से मतलब यहीं से कहीं ना कहीं सामंतवाद का क्या हो रहा है, धीरे धीरे उदय हो रहा है। सामंतवाद का क्या हो रहा है, यहीं से उदय हो रहा है। सातवाहन वंश जो हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो प्राकृत थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी।
ब्राह्मी लिपि। सातवाहन नरेश ने हाल ही में अपने प्रसिद्ध, ठीक है, हाल ने क्या किया था, सातवाहन नरेश हुआ करते थे हाल, तो हाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में ही की थी। सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिन्हें कसारपड़ कहा जाता। सातवाहनों ने, आपको बता दिया जाए, सातवाहनों ने आदान प्रदान या आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के प्रयोग किए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शीशे का सिक्का प्रयोग करने वाला कौन सा वंश हुआ करता था जिसने शीशे के सिक्के का प्रयोग किया। तो शीशे का सिक्का प्रयोग करने वाला कौन सा हुआ करता था, वो वंश हुआ करता था सातवाहन वंश। सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा की क्या की थी, शुरुआत की थी। क्या है, शुरुआत की थी। आइए, ठीक है, यज्ञ सात कवि सातवाहनों में राजा, चाहिए रिपीटेड हो गया है, रिपीट हो गया। इस वंश के महिलाएं पति के पद का नाम को धारण करते थे और ये वैसा वंश है जहां पर यहाँ के शासक जो होते थे वो अपने माता के टाइटल का क्या करते थे, यूज करते थे, टाइटल का प्रयोग करते थे। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया सिक्का, चांदी के सिक्के जारी किए गए, तांबे के सिक्के जारी किए गए, प्रोटीन तथा घटिया चांदी के सिक्के जारी किए गए, शीशे के सिक्के जारी किए। तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने क्या है, शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो अब टॉपिक लगभग समाप्त हो रहा है और अब हमारी जो शुरुआत होने जा रही है वो हमारी शुरुआत होने जा रही है क्वेश्चन से। अब हमारी किसकी शुरुआत होने जा रही है, अब क्वेश्चन खेलना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार आप उसको रीड करिए और आप बताएं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का उदय हुआ था, कौन सा वंश स्थापित हुआ था, आपको बताना है इनमें से सही। चलिए, मैं बहुत आसान सा प्रश्न, पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, आपको बताना है इनमें से सही। आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में भैया जवाब भी देते रहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज जवाब भी देते रहिए कि मौर्य वंश के पश्चात चलिए, तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का स्थापित हुआ था राज्य। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और उसने क्या किया था, उसने मौर्य वंश के स्थान पर क्या है, शुंग वंश की स्थापना की। तो पहला क्या हो जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा। पहला सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला सही जवाब इसका डी हो जाएगा। कालिदास लिखित मालविकाग्निमित्रम, कालिदास लिखित मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किस राजवंश से था, शुंग राजवंश, कर्ण राजवंश, सातवाहन राजवंश, गुप्त राजवंश। देखिए, कालिदास लिखित मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किस वंश का था। तो कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की तो बहुत सारी रचना है, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीय, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम जो है वो किससे वंश से संबंधित है, मालविकाग्निमित्रम का नायक जो है वो अग्निमित्र है, वो किस वंश से संबंधित है, वो किस वंश से संबंधित है, वो आपको बता दिया जाए, वो शुंग वंश के संबंधित है। वो किससे संबंधित, ये शुंग वंश से क्या हुआ करता है, संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें किस लेख से प्राप्त हुई, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि सर पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी, 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें किस लेख से मिलती है, सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा लेख। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, किस लेख के माध्यम से हमें जानकारी पता चलती है। तो भैया हमने आपको बताया क्या, अयोध्या लेख। अयोध्या लेख किसने किया, लगवाया था, तो अयोध्या लेख के लगवाया था पुष्यमित्र शुंग के सेनापति हुआ करता था या अमात्य हुआ करता था, जिसका नाम क्या हुआ करता था, धनदेव हुआ करता था। इसका नाम क्या हुआ करता था,
जिसका नाम धनदेव हुआ करता था। ठीक है, जिसका नाम क्या हुआ करता था? धनदेव हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? मतलब कौन सा युग्म, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म, ठीक है, संगत है, आपको बताना है। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, कौन सा युग्म संगत है? पुष्यमित्र शुंग पतंजलि, कनिष्क, फिर नागसेन, मिनांडर, अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षेय। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसमें कनिष्क के समकालीन ये अश्वसेन हुआ करते थे, मिनांडर के समकालीन थे नागसेन हुआ करते थे, हर्षेय किसके समकालीन थे? तो हर्षेय जो थे वो समुद्रगुप्त के थे, समुद्रगुप्त के थे। तो ये तीनों गलत हैं, तीनों गलत है। पहला इसका सही है। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित हुआ करते थे वो पतंजलि हुआ करते। पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की भी क्या है? रचना की। ठीक है, ठीक है, पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य के लेखक है पुष्यमित्र शुंग के। क्या हुआ करते थे? पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन हुआ, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। आपको अगला क्वेश्चन पे बताना है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही। तो यहाँ पर किस राजवंश के समय वो फले फूले, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तो यह शुंग राजवंश के समय में वो क्या है? फले फूले। पाणिनि का जरा बताइएगा, पाणिनि किस राजा के समकालीन थे? पाणिनि किस राजा के समकालीन हुआ करते थे? इस पर आप लोग हमें कमेंट करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, वह व्याकरण ग्रंथ और इसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों के संदर्भ में केवल प्रसंग वंश आया है। ठीक है, वह व्याकरण ग्रंथ है, इसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंग वंश है। तो पतंजलि के महाभाष्य के बारे में आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य के बारे में बताना है इनमें से सही जवाब। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही। इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, गलत। इसमें कौटिल्य का कोई उल्लेख नहीं, इसमें कौटिल्य का कोई उल्लेख नहीं है। ये व्याकरण ग्रंथ है, उसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का जो संदर्भ आया है वो केवल प्रसंग वंश आया हुआ, उसमें क्या है? केवल प्रसंग वंश इसमें आया हुआ है। तो इसका दो, इसका क्या, केवल दो इसका क्या हो जाएगा? केवल दो इसका सही जवाब है। आंध्र सातवाहन राजाओं की, अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है वो किस पुराण में मिलती है? ठीक है, किस पुराण में मिलती है? तो सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य और वायु पुराण, ये दोनों पुराण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी विशेष रूप से पुराण सातवाहन वंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहते हैं, आंध्रभृत या आंध्र कहते हैं। और पुराणों में देखा जाए तो सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में गौतमी पुत्र सातकर्णी को 23वां राजा माना गया है, इसलिए यही कारण है कि सातवाहन वंश के राजाओं की जो सर्वाधिक लंबी सूची प्राप्त होती है वो कहाँ प्राप्त हो रही है? वो मत्स्य पुराण में प्राप्त हो रही है। वो कहाँ प्राप्त हो रही है? वो मत्स्य पुराण में प्राप्त हो रही है। राइट, निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों या माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, योधे और शातवाहन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। Which of the following rulers were identified through matrimony named derived from that of the mother
आपको बताना है पावा के बल मिथवा के विदोय और सातवाहन। यह देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्या है क्वेश्चन है। और सातवाहन वंश, अरे भैया नाम क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे आपको क्या है नाम मिल जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, सातवाहन वंश इज द राइट आंसर। सातवाहन वंश इसका सही जवाब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, pertaining to the Satavahan. Satavahan rules were identified through matrimony. Satavahan succession to throne was the generally patrilineal. आपको बताना है सातवाहनों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते थे और सातवाहन का जो सिंहासन होता था, सिंहासन का उत्तराधिकार समानतः पितृवंशीय था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते रहिए, सुनिए ना, बाद में मैं कमेंट रीड करूंगा आप लोगों का, बाद में कमेंट तो आपको। तो सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते थे, बिल्कुल सही है, सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते थे। सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशीय हुआ करता था। सामान्यतः कैसा हुआ करता, सामान्यतः पितृवंशीय हुआ करता था। सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। पहला प्रश्न निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, सातवाहन ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। सातवाहन ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उनका पुनर्निर्माण करवाया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। Which of the following statement is correct? सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया, सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उसका पुनर्निर्माण कर। नीचे देखिए खून की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सातवाहनों ने पश्चिम भारत और दक्कन के शासन क्षेत्र पर हिस्सा शासन किया, बिल्कुल सही जवाब है। सातवाहनों ने सुदर्शन झील, क्या किसी भी सातवाहन शासक का संबंध सुदर्शन झील से है? क्या किसी भी सातवाहन शासक का संबंध सुदर्शन झील से है? नहीं, ठीक है, नहीं। किसी भी सुदर्शन सातवाहन शासक का संबंध सुदर्शन झील से संबंध किन किन शासक से है? चंद्रगुप्त मौर्य से है, अशोक से है, ठीक है, स्कंदगुप्त से है, अशोक से है, स्कंदगुप्त से है और रुद्रदामन से है। क्या है? रुद्रदामन। इतने शासकों का है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, इसीलिए इसका केवल एक, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक किसका संस्थापक हुआ करता था? सिमुक सातवाहन वंश का क्या हुआ करता था? संस्थापक हुआ करता था। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की? या किसने? सातकर्णी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की? आपको बताना है इनमें से सही। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो किसने किया बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एका ब्राह्मण की उपाधि की क्या की? एका ब्राह्मण की उपाधि की क्या धारण की? एका ब्राह्मण की उपाधि धारण, एका ब्राह्मण की उपाधि इसमें क्या है? धारण। इनमें से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ क्लास सिस्टम? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। पुष्यमित्र सिंह, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव और समुद्रगुप्त। देखिए भैया हर ऑप्शन अलग अलग वंश से है, हर ऑप्शन अलग अलग वंश से है। अब बताइए इसमें कुछ मुश्किल होने वाला है क्या? इसमें भी कोई मुश्किल होने वाली है? कोई इसकी मुश्किल नहीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहता है? वो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सातवाहन काल में गौलिक व हौलिक कौन थे? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? सातवाहन काल में
गौलिक और होलिक कौन हुआ करता था? राज्य की ओर से प्रशासन नियंत्रण करने वाले ग्रामाधिकारी हुआ करते थे। सम्राट के व्यक्तिगत सुरक्षा करने प्रदान करने वाले राज्य के संरक्षक थे। गांव में काम करने वाले शिल्पी थे और व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सातवाहन काल में गौलिक व हौलिक कौन थे? गौलिक और हौलिक कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो सातवाहन काल में गौलिक व हौलिक जो थे वो राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त करने वाले ग्राम अधिकारी हुआ करते थे। गौलिक या इसको गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का क्या होता था? प्रधान होता था। क्या है? प्रधान होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन शक्ति के क्षीण हो जाने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था। बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, बताइए। वाकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति ने किया था। बिल्कुल किया था, बिंद शक्ति ने क्या है? वाकाटक राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ था। बिल्कुल सही है, पहला प्रतापी राजा था जिसने सम्राट की, प्रवरसेन प्रथम ने क्या किया था? सम्राट की उपाधि धारण किया। इसने क्या था? सम्राट की उपाधि। सातवाहन शक्ति के क्षीण हो जाने के पश्चात क्या थे? ये वाकाटक वंश की स्थापना हुई और वाकाटक जो हुआ करता था वह सातवाहनों के अधीन अधीन क्या हुआ करते थे? स्थानीय शासक हुआ करते। दोनों कथन सही। बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र है? नहीं, प्रवरसेन बिंद शक्ति का पुत्र है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए इसका बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? नंद, मौर्य, पश्चिमी क्षत्रप और उसके साथ साथ सातवाहन। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? तो शीशे के सिक्के एक ही राजवंश है जिसका नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने क्या किया था? सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? कावेरी पत्तनम, कोडके, मुसीरी, तोंडी। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित हुआ करते थे? तो आपको बता दिया जाए, कावेरी पत्तनम और कोडके जो हुआ करते थे ये पूर्व तट पर स्थित हुआ। पूर्व तट पर क्या है? कावेरी पत्तनम और कोडके ये पूर्व तट पर स्थित हुआ करते थे। भूमदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में प्राप्त होता है? भैया फ्री का नंबर उठा लो, आज हम बता चुके हैं। तो भूमदान का प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त होता है किसके अभिलेखों में? वो सातवाहनों के अभिलेखों में क्या होता है? प्राप्त, सातवाहनों के अभिलेखों में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमाप था? धारक, कर्ष, निवर्तन और विषोपक। निम्नलिखित में से कौन एक भूमाप था? धारक, कर्ष, निवर्तन और विषोपक। आपको बताना है। तो निर्वर्तन एक भूमाप के रूप में निर्वर्तन का प्रयोग किया जाता था। निर्वर्तन शब्द का प्रयोग भूम माप के रूप में किया जाता था। निर्वर्तन शब्द का प्रयोग क्या है? भूम माप के रूप में किया जाता था। राइट, चलिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। यवन प्रिय शब्द का अर्थ किस प्रयोग में हुआ? काली मिर्च, लोहा, सूती वस्त्र और नील यवन प्रिय। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में देखा जाए तो भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार काफी उन्नत दशा में हुआ करता था। ठीक है, और 22वीं शताब्दी 22वीं ईस्वी के आसपास में रोम स्थानीय राष्ट्रवादी शिकायत करते हैं कि रोम पूर्व में काली मिर्च या गोल मिर्च पर अत्यधिक खर्चा कर रहा है। गोल मिर्च या काली मिर्च पर क्या कर रहा है? गोल मिर्च पर या कह सकते हैं काली मिर्च पर क्या कर रहा है? अधिकतर खर्चा कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है? जिससे यहाँ के जो सोना है वो सोना क्या है? भर भर के सोना यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, भर भर के सोना यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो ये सोना खर्च करने पर दुख प्रकट करता है। पिल्ली भी दुख प्रकट करता है।
सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। केवल एक सही है, एक दो सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो बिल्कुल इसमें दोनों कथन सही है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक हुआ करते थे। सातवाहन काल में लोक कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो सातवाहन काल में किस भाषा को? सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को देखा जाए तो प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में क्या किया जाता? राजभाषा में प्रयोग किया जा रहा था। राजभाषा के रूप में उसको क्या प्रयोग किया जा रहा था? निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती? आर्यक स्तंभ की, तो आर्यक स्तंभ सांची, बोधगया, अमरावती और भरहूर। आर्यक स्तंभ की क्या होती है? आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है सांची, बोधगया, अमरावती और भरहूर। आर्यक स्तंभ जो है वो अमरावती स्तूप से प्राप्त होती है, अमरावती स्तूप। और अमरावती का आप जानते हैं प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? धान कटक हुआ करता था। आर्यक शब्द की उत्पत्ति क्या होती है? और संस्कृत भाषा से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ पूजनीय होता है। आर्यक का अर्थ क्या होता है? पूजनीय हुआ करता है। प्राचीन नगर धान कटक का प्रतिनिधि, अभी तो हमने बता दिया कि प्राचीन नगर का धान कटक का प्रतिनिधि क्या हुआ करता था? तो धान कटक का प्रतिनिधि अमरावती हुआ करता था। धान कटक का प्रतिनिधि क्या हुआ करता था? अमरावती हुआ करता था। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? अशोक का निगाली सागर, खारवेल का हाथी गुफा और हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ, गौतमीपुत्र का गुफा लेख। तो नंदों का प्राचीनतम, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख के माध्यम से हमें नंदों के प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। और इसी में मिलता है कि जैन की एक प्रतिमा को उठा लेकर महापद्मनंद जिनसेन की प्रतिमा को उठा लेकर गया था। ठीक है, इससे ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। और उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है इनमें से सही है। आपको व्हाट इज आवर करेक्ट रेफरेंस टू उदयगिरी एंड खंडगिरी? आपको बताना है इनमें से सही। ठीक है, तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये पहली चीज तो जान लीजिए कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं, खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं जो हैं वो क्या है? ये गुफाएं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से है। खंडगिरी हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, खंडगिरी नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख के लिए किसके कौन प्रसिद्ध है? उदयगिरी प्रसिद्ध। उदयगिरी गुफाओं में स्थित है रानी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं क्या है? इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब पहला और दूसरा है, तीसरा गलत है, इसलिए इसका सही जवाब पहला और दूसरा हो जाएगा। चलिए, आज की क्वेश्चन की श्रृंखला हमारे साथ समाप्त हो रही है। और आज हमने जो चर्चा किया है 3 वंशों पर चर्चा किया है। ठीक है, 3 वंशों पर चर्चा कर, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। आगे हम क्लास में हम हिंद यवन आक्रमण पे चर्चा करेंगे। हिंद यवन आक्रमण के साथ साथ हम देखेंगे पल्लव वंश का जो चर्चा हुई है, थोड़ा सा पहलव वंश पे भी चर्चा कर लेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग फिर कुषाण वंश और संगम वंश, इन सब पर भी क्या करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा सेशन आपको जरूर बताइएगा। कैसा लगा सेशन आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों तक क्या है, अपने दोस्तों तक लिंक भेजिए। ये तैयारी का ये जो समय है ना, ये जो तैयारी का जो समय है अभी बहुत ही शानदार समय है। अभी पेपर आरओ पेपर और पीसीएस पेपर में अभी 60+ दिन बचे हुए हैं। साथ ही साथ आरओ में अभी आराम से आपके पास पूरा अगस्त है, क्या अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर लास्ट है। 4.5 महीने का समय, लगभग 130-35 दिन बचे हुए हैं। 130-35 दिन बचे हुए हैं। तो इस 130-35 दिन का लाभ उठाइए आरओ के लिए। साथ ही साथ लगे रहिए, एकदम पूरी तरीके से फोकस रहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज
सॉल्व करिए हमारे साथ। तो आप हिस्ट्री का पेपर में सॉल्व करा रहा हूं जल्द ही। नेक्स्ट वीक से हमारी पूरी कोशिश है, हम उस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जल्द ही नेक्स्ट वीक से हम क्या करें, यूपी स्पेशल का सेशन लाइव लेकर के आए। यूपी स्पेशल में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को चर्चा करेंगे। ये यूपी स्पेशल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपको यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम हो, हाईकोर्ट का, जहां जहां भी यूपी स्पेशल के अगर एक आध क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उन सभी जगह पर यूपी स्पेशल बहुत। और हिस्ट्री तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, हिस्ट्री भैया यूपी पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान, कहीं भी हो, ये हिस्ट्री आपका इतने से काम हो जाए, इतने से आपका क्या है काम हो जाए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना। थैंक यू।